नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के दूसरे अध्याय विविधता एवं भेदभाव के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत जल्दी ही आपकी सेशन 2022-23 की मिड टर्म एग्ज़ाम आरंभ होने वाले हैं और उसके अंतर्गत इस अध्याय को शामिल किया गया है जो इस परीक्षा में पूछा जाएगा। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम इस अध्याय के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस अध्याय में हमें क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इस अध्याय में पूछे गए हैं उन सवालों का हम एक एक करके जवाब जानेंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और इसके अलावा यदि आप अन्य वीडियोज़ भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट पर जाएं जिसमें कक्षा 6 की सभी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा अन्य वीडियोज़ को और अन्य कक्षाओं की वीडियो को देखने के लिए भी आप प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अध्ययन करते हैं इस अध्याय का, जिसका नाम है विविधता एवं भेदभाव। दोस्तों, इस अध्याय के नाम में दो शब्द आए हैं, विविधता एवं भेदभाव। हम पहले ये समझते हैं कि इन शब्दों का मतलब क्या होता है। विविधता का मतलब होता है हमारे जीवन में एक से ज़्यादा चीज़ों का होना और उसका जश्न मनाया जाना। जैसे हम तरह तरह की भाषाएं बोलते हैं, तरह तरह के धर्मों का पालन करते हैं, तरह तरह के जिंदगियों को जीते हैं, ये एक तरह की विविधता है। और भेदभाव का मतलब होता है इनमें से किसी आधार पर लोगों के साथ गैर बराबरी का व्यवहार किया जाना। तो हमारे देश में विविधता है, लेकिन कई बार यही विविधता लोगों के बीच भेदभाव का कारण भी बन जाती है। इसी बात को इस अध्याय में समझाने का प्रयास किया गया है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इस अध्याय को। पिछले पाठ में आपने विविधता के बारे में पढ़ा। कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें मिलाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है या फिर उन्हें कई गतिविधियों का समूहों में शामिल नहीं किया जाता। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें दुख होता है, गुस्सा आता है और हम असहाय महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इस फल में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़े हुए हैं। दोस्तों, इस प्रश्न पर बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, इसीलिए उन्हें आप नज़रअंदाज करें। तो इस प्रश्न में हमें बताया गया है कि हमारे आसपास तरह तरह के लोग रहते हैं और कुछ लोग हमारे साथ असमान व्यवहार करते हैं जिससे हमें दुख होता है। और हमारे आसपास जो समाज मौजूद है, समुदाय मौजूद है, उनमें से कुछ के साथ असमान व्यवहार किया जाता है। तो कैसे किया जाता है, चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। हम क्या हैं और हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो भी यह अंदाज़ा लग जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। संसार में 8 प्रमुख धर्म हैं। भारत में उन ही लोग 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं जो लोगों की मातृभाषाएं हैं। यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। यह विविधता हमेशा खुश रहने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं तो हमें वे बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। दोस्तों, अगर स्पष्टीकरण की बात करें तो कह सकते हैं कि
हमारा जो रहने का तरीका है वो इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी जिस स्थान पर हम रहते हैं उसका भूगोल क्या है और उसका इतिहास कैसे रहा है। जैसा कि पहला अध्याय विविधता की समझ में इसका वर्णन किया गया है। हालांकि हमने उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन जल्दी ही उसके बारे में वीडियो बनाकर आपके सामने पेश की जाएगी। और हमारे देश में इतनी विविधता पाई जाती है जितनी संसार के शायद किसी अन्य देश में नहीं पाई जाती। यहाँ संसार में जो 8 मुख्य धर्म हैं उन सभी को मानने वाले लोग रहते हैं। 100 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती हैं और लोग एक तरह तरह से अपना जीवन जीते हैं। आमतौर पर जो एक जैसा जीवन जीने वाले लोग हैं वो अपने आप को उसी तरह के लोगों के साथ सहज महसूस करते हैं जैसे वे जीवन जीते हैं। और जब किसी अन्य व्यक्तियों से उनका आमना सामना होता है जो उनकी जीवन शैली से अलग जीवन शैली जीता है, तो अक्सर वे अपने आप को अलग महसूस करते हैं या उस व्यक्ति को अलग मानते हैं जो उनके सामने आ गया है, और फिर पहले से बनाए ढर्रे के आधार पर उसके साथ व्यवहार करने लगते हैं। इसी बात को पूर्वाग्रह कहा जाता है। तो अगला बिंदु है पूर्वाग्रह। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। उन कथनों को देखिए जो आपको ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगे। जिन कथनों से आप सहमत हैं उन पर निशान लगाइए। क्या आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह है? क्या दूसरे लोगों के दिमाग में भी ये पूर्वाग्रह है? लोगों के दिमाग में ये पूर्वाग्रह क्यों होते हैं? जिन पूर्वाग्रहों को आपने अपने आसपास महसूस किया है उनकी एक सूची बनाइए। ये पूर्वाग्रह लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं? दोस्तों, पूर्वाग्रह का मतलब होता है पहले से बनी बनाई विचारधारा के आधार पर लोगों के साथ व्यवहार करना और देखते ही किसी के बारे में सोच लेना और उसी आधार पर उसको व्यवहार करना। उदाहरण के लिए हम किसी व्यक्ति को देखते हैं और वो दिखने में थोड़ा अलग दिखता है तो हम मान लेते हैं कि ये अनपढ़ है, ग्रामीण है, देहाती है और इसकी ज़िंदगी जीने का बहुत तरीका बिल्कुल अलग है और हम उसके साथ अलग तरह का व्यवहार करने लगते हैं। इसे पूर्वाग्रह कहा जाता है। हमारे समाज में अलग अलग स्तरों पर अलग अलग समुदायों के प्रति पूर्वाग्रह बढ़ता जाता है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र पर लड़की एवं लड़के के रूप में, सामान्य एवं विकलांग के रूप में। तो कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं जिनका अध्ययन अब हम करेंगे। पहला है ग्रामीण लोग। आधे से ज़्यादा भारत के गाँव में रहते हैं। नंबर 2, गाँव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते, जो कि एक गलत बात है, ऐसा नहीं है। फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटों तक काम करते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने को बाध्य होते हैं, ये भी सही है। अब है शहरी लोगों के बारे में। शहरी जीवन बड़ा आसान होता है, यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। ये शहरों के बारे में एक गलत पूर्वाग्रह है, क्योंकि शहरी जीवन आसान नहीं होता, मुश्किल होता है। और ऐसा भी नहीं है कि लोग बिगड़े होते हैं और आलसी होते हैं, कुछ हो सकते हैं लेकिन सभी नहीं। अगला है शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। कुछ स्तर पर यह सही है लेकिन 100% सही नहीं है। नंबर 3 है शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। ये भी कुछ स्तर पर सही है लेकिन पूरी तरीके से नहीं। और नंबर 4 है शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है, लोगों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च हो जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि अधिकांश लोग किराए के मकान में रहते हैं और जिस स्थान पर वो काम करते हैं उनका काम का स्थान उनके रहने के स्थान से दूर होता है, जिसकी वजह से उनको बहुत पैसा किराए पर ही खर्च कर देना पड़ता है। इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वालों को आलसी एवं सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। दोस्तों, पूर्वाग्रह को इंग्लिश में स्टीरियोटाइप कहते हैं, जिसमें हम पहले से राय बना लेते हैं और उसी के आधार पर उन व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते हैं जिनसे हमारा आमना सामना हो रहा है। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है और पूर्वाग्रह ज़्यादातर नेगेटिव होते हैं। जैसा कि कथनों में दिया गया है, लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है,
तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते, जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरह वे बोलते हैं, जैसे कपड़े वे पहनते हैं इत्यादि। दोस्तों, पूर्वाग्रहों के बारे में यहाँ बताया गया है कि पूर्वाग्रह अक्सर नकारात्मक होते हैं और ये पूर्वाग्रह नकारात्मक इसलिए होते हैं क्योंकि जिस काम को हम जिस तरीके से करते हैं, हम ये मान बैठते हैं कि किसी काम को करने का सिर्फ यही तरीका है और दूसरे तरीकों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे हमारे दिमाग में नेगेटिविटी या नकारात्मकता भर जाती है। उदाहरण के लिए यदि कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं और इंग्लिश को अच्छी भाषा मानते हैं, तो दूसरी भाषाएं बोलने वाले को वो कमतर मानते हैं और उनकी इज्जत नहीं करते। इसी से भेदभाव उत्पन्न होता है। दोस्तों, ऊपर एक चित्र दिया गया है जिसमें आप 2 लड़के और 2 लड़कियों को देख सकते हैं। लड़के अलग हैं और लड़कियां अलग हैं। इनके बारे में हम अभी बात करेंगे। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। दोस्तों, जब हम पूर्वाग्रह से ग्रस्त होते हैं तो दूसरे लोगों को अक्सर हम हीन मानते हैं और उनसे हम दोस्ती तक नहीं करना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम उनको अनजाने में ही सही दुख पहुंचा देते हैं। अब अगला जो भेदभाव का तरीका है, प्रकार है, वो लड़की एवं लड़के के रूप में है, जिसके बारे में अब हम बात करेंगे। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आप में से कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, यह तो ऐसे ही होता है। इसमें सोचने वाली क्या बात है? आइए हम देखें कि क्या सच्चाई यही है। नीचे दिए गए कथनों की सूची में से तालिका को भरिए और अपने उत्तर के कारणों पर चर्चा कीजिए। दोस्तों, हमारे सामने 10 बिंदु दिए गए हैं जिन्हें में हमें ये बताना है कि कौन सा लड़के के लिए है और कौन सा लड़की के लिए है। पहला है, वे बहुत ही सुशील हैं। दूसरा, उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है। तीसरा, वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ है। चौथा, वे शरारती हैं। पाँचवा, वे नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण हैं। छठा, वे रोते नहीं हैं। सातवां, वे उद्यमी हैं। आठवां, वे खेल में निपुण हैं। नौवां, वे खाना पकाने में निपुण हैं। 10वां, वे भावुक हैं। अब हमें इन 10 बिंदुओं को लड़की एवं लड़के के रूप में विभाजित करना है। दोनों के 5-5 बिंदु यहाँ पर हैं। दोस्तों, यहाँ मैंने प्रयास किया है उन 10 बिंदुओं को लड़की एवं लड़के के रूप में समाहित करने का। लड़के के बारे में देखें तो वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ होते हैं, ये है, और लड़कियां बहुत ही सुशील होती हैं। वे शरारती होते हैं, लड़कों के बारे में कहा गया है, और लड़कियों के बारे में उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है। नंबर 3 है, लड़के रोते नहीं हैं, और लड़कियों के बारे में है, वे नृत्य करने और चित्रकारी करने में निपुण हैं। चौथा है, वे उद्यमी हैं। 5 और लड़कियों के बारे में है, वे खाना पकाने में निपुण है। 5वां है, वे खेल में निपुण है, और 5वां लड़कियों के बारे में है, वे भावुक हैं। दोस्तों, ये जो पॉइंट लड़के एवं लड़कियों के रूप में हमने विभाजित किए हैं, ये वो बिंदु हैं जिस तरीके से हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि लड़कियों को अच्छा खाना बनाना चाहिए, उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य होना चाहिए, उनको भावुक होना चाहिए, जबकि लड़कों को बात बात पे रोना नहीं चाहिए। वो बलिष्ठ होते हैं, ताकतवर होते हैं, शरारती होते हैं और खेल में निपुण होते हैं। तो ये सारी बिंदु वो हैं जो हमें बचपन से ही सिखाए गए हैं और जिनको लड़की एवं लड़के के रूप में जोड़ दिया गया है। दोस्तों, यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें हम एक विकलांग बच्चे को देख सकते हैं जो बैसाखी के सहारे चल रहा है, और उसके साथ एक बात लिखी हुई है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। कभी मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी दुखी, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, यह नई बात नहीं है, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। अर्थात हमारे समाज में जो विकलांग लोग हैं उनके प्रति बड़ा ही भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। और दूसरा है, एक
बैसाखी पर व्हीलचेयर पर बैठी हुई लड़की, उसके साथ क्या लिखा है? क्या उसका दिमाग सही है? सिर्फ इसलिए मेरी टर्मी डगमगाती है, लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाता है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति व्हीलचेयर पर बैठता है, चलता है, तो लोग मान लेते हैं कि ये जिस तरीके से शारीरिक रूप से विकलांग है, इसका दिमाग भी उसी तरीके से विकलांग है, जबकि यह सही नहीं है। विकलांग होने का मतलब यह नहीं है कि किसी व्यक्ति का दिमाग काम नहीं करता है। ये भेदभाव का एक तरीका है, कारण है, प्रकार है हमारे समाज में। अगला चित्र दिया गया है एक बच्चे का, जो कि व्हीलचेयर पर है और दो लोग उसको खींचकर ले जा रहे हैं। क्या उसका दिमाग सही है? नहीं दोस्तों, तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो। मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है। घूरती आंखों में मैं छिप जाना चाहती हूँ। आर यू अ फ्रेंड टू होल्ड माई हैंड? शीलाधर। इसमें एक बच्ची के बारे में बताया गया है, जो बताती है कि जब वो व्हीलचेयर पर चलती है तो लोग उसकी ओर घूरते हैं। ऊपर के चित्रों में जो बच्चे हैं उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था। इस शब्द को बदलकर आज उनके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे हैं खास ज़रूरतों वाले बच्चे। उनके बारे में लोगों के पूर्वाग्रहों को यहाँ बड़े अक्षरों में दिया गया है, साथ में उनकी अपनी भावनाएं और विचार भी दिए गए हैं। तो दोस्तों, जो विकलांग बच्चे हैं शारीरिक रूप से, पहले उनके लिए विकलांग शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज उनके लिए खास ज़रूरतों वाले बच्चे, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कहा जाता है, जो सामान्य बच्चे हैं लेकिन उनकी ज़रूरतें थोड़ी सी अलग हैं। ये बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में क्या कह रहे हैं और क्यों, इस पर चर्चा कीजिए। हम देखते हैं कि समाज में इन लोगों के बारे में बड़ा ही नकारात्मक सोचा जाता है, जबकि ये उतने ही काबिल हैं जितने सामान्य बच्चे। आपकी राय में क्या खास ज़रूरतों वाले बच्चों को सामान्य स्कूलों में पढ़ना चाहिए या उनके लिए अलग स्कूल होने चाहिए? अपने जवाब के पक्ष में तर्क दीजिए। अर्थात ये जो विकलांग बच्चे हैं, जो खास ज़रूरतों वाले हैं, क्या हम उनको सामान्य स्कूलों में पढ़ाएं या उनके लिए कोई स्पेशल स्कूल बनाया जाए? तो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि इन लोगों को भी ये पूरा अधिकार है कि ये सामान्य स्कूलों में सामान्य बच्चों के साथ पढ़ें। इसीलिए हम देखते हैं कि वर्तमान समय में तमाम तरह के स्कूलों में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं कि ये विशेष ज़रूरतों वाले बच्चे भी सामान्य बच्चों के साथ पढ़कर अपने जीवन को सुधार सके। अगर हम इस कथन को लें कि वे रोते नहीं, तो आप देखेंगे कि यह गुण खास तौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है तो माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते हैं कि रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वे यह विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए भी तो वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने आप को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसका मजाक बनाएंगे, इसीलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। दोस्तों, यहाँ एक रूढ़िबद्ध धारणा दी गई है कि जो रोना होता है वो लड़कियों का काम होता है, लड़के रोते नहीं हैं। अगर किसी बात पर लड़के कभी रोते हैं तो उनको यह कहकर ही चुप कराया जाता है कि लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। और बचपन से ही उनको इस तरीके से पाला पोसा जाता है कि लड़कों को जब कभी दर्द होता है, दुख होता है, तो वो अपने आप को रोक लेते हैं और ये मान लेते हैं कि रोना लड़कियों का गुण है, ना कि लड़कों का। इसीलिए अक्सर लड़कों को ये सीख दी जाती है बचपन से ही कि उन्हें भावुक नहीं होना है, इमोशनल नहीं होना है, बल्कि अपने आप को कठोर बनाना है। हम लगातार यह सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। अर्थात दोस्तों, लड़कों एवं लड़कियों के बारे में हमारे समाज में खांचे बना दिए गए हैं और हम मान लेते हैं कि लड़कों को इसी तरीके का होना चाहिए, लड़कों को इसी तरीके का, बिना अपना दिमाग लगाए। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे की विषय वस्तु। रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। रूढ़िबद्ध धारणाएं अर्थात
स्टीरियोटाइप अंडरस्टैंडिंग। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसीलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने में से रोक देती है। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग है। अर्थात दोस्तों, हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग इस बात पर निर्भर होती है कि कुछ लोगों के बारे में हमारे समाज में नकारात्मक विचार फैले होते हैं और उस नकारात्मक विचार को हम उस पूरे समुदाय के लिए ही मान लेते हैं। ये रूढ़िबद्ध धारणा का एक उदाहरण है और इसके कारण हम उस व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों को नहीं देख पाते जो उसमें निहित होते हैं, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो रूढ़िबद्ध धारणा से ग्रसित हो चुका है। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। जैसे माना जाता है कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। इस धारणा को अक्सर हम पर असर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती है जिनको करने की काबिलियत शायद हम में होती है। जैसे दोस्तों, लड़कियों के बारे में माना जाता है कि लड़कियां जहाज नहीं उड़ा सकती, ये काम लड़कों का है। और जब हम किसी समाज के बारे में, समुदाय के बारे में या वर्ग के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा बना लेते हैं तो इससे हम उनकी काबिलियत पर शक करने लगते हैं और इसके कारण कई बार वो वर्ग या व्यक्ति अपनी काबिलियत को खुलकर जाहिर नहीं कर पाता और ऐसे कामों से वंचित रह जाता है जो कदापि वह कर सकता है। तो ऊपर एक चित्र दिया गया है जिसमें 3 लड़कियों को पढ़ते हुए दिखाया गया है। इसके बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। कुछ मुसलमानों के बारे में यह आम रूढ़िबद्ध धारणा है कि वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते, इसीलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजते, जबकि अध्ययन यह दिखा रहे हैं कि मुसलमानों की गरीबी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। गरीबी की वजह से ही वे लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते या स्कूल से जल्दी निकाल लेते हैं। ये चित्र मुस्लिम लड़कियों के बारे में है और इसके बारे में यह बताया गया है कि अक्सर मुसलमानों के बारे में हम यह मान लेते हैं कि वो अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ाते क्योंकि वो पढ़ाना नहीं चाहते, जबकि वजह ये नहीं है। वजह ये है कि मुस्लिम लोग जो है गरीब होते हैं और अपनी गरीबी के कारण ही वे अपनी बच्चियों को स्कूल नहीं भेज पाते या भेजते हैं तो जल्दी ही उनका स्कूल छुड़वा देते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक हालत इसको सपोर्ट नहीं करती। जबकि हम रूढ़िबद्ध धारणा से ग्रसित होने के कारण यह मान लेते हैं कि मुसलमान बच्चियों को पढ़ाना ही नहीं चाहते। जहाँ पर भी गरीबी तक शिक्षा पहुँचाने के प्रयास किए गए हैं वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाई है। उदाहरण के तौर पर केरल में स्कूल प्राय घर के पास हैं। सरकारी बस की सुविधा बहुत अच्छी है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को स्कूल पहुंचने में मदद मिलती है। उनमें 60% से ज़्यादा महिला शिक्षक हैं। इन सभी कारकों ने बहुत सारे गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल जाने में मदद की है, जिसमें मुसलमान लड़कियां भी शामिल हैं। दोस्तों, ये पैराग्राफ हमें बताता है कि जहां कहीं भी सरकार ने ऐसे प्रयास किए हैं कि गरीब लोगों तक शिक्षा पहुंचाई जा सके, वहां लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है और मुस्लिम लोगों ने भी अपनी लड़कियों को इसमें स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजा है। केरल इसका उदाहरण है जहां सरकार ने घरों के पास ही स्कूलों को स्थापित किया है और वहां परिवहन की सुविधा भी अच्छी उपलब्ध कराई गई है ताकि शिक्षक आसानी से विद्यालय पहुंच सके और इनमें 60% महिला शिक्षक हैं। इसमें मुस्लिम बच्चे, लड़कियां बड़ी मात्रा में शामिल हैं जो स्कूल जा रही हैं। तो इस प्रकार मुस्लिम लड़कियों को लेकर हमारी ये रूढ़िबद्ध धारणा कि उनके परिवारों में उनको नहीं पढ़ाया जाता, ये गलत है, जबकि कारण उनकी गरीबी है और अन्य कारक हैं। दूसरे राज्यों में जहां ऐसे प्रयास नहीं किए गए वहां गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किल आती है, चाहे वे मुस्लिम हों, जनजातीय हों या अनुसूचित जाति के हों। जाहिर है कि मुसलमान लड़कियों को स्कूल से गैर हाजिरी का कारण धर्म नहीं, गरीबी है।
जबकि दूसरे राज्यों में अगर हम देखें कि इस तरीके के प्रयास यदि नहीं किए जाते तो वहाँ बच्चों की संख्या स्कूलों में कम पाई जाती है और उसका धर्म जाति से कोई लेना देना नहीं है। असमानता एवं भेदभाव। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं पीने देते और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। दोस्तों, यदि हम किसी खास जाति, वर्ग या लिंग के लोगों को कुछ खास काम नहीं करने देते तो ये भेदभाव का कारण बनता है। जैसा कि ऊपर के उदाहरणों से स्पष्ट है, भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें कि पिछले पार्ट में समीर 1 और समीर 2 एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था, यह विविधता का एक पहलू है, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं, अर्थात जब लोग अपने रीति रिवाजों को दूसरों से भिन्न मानने लगते हैं और निम्न मानने लगते हैं, तब भेदभाव की शुरुआत होती है। ये भेदभाव का एक कारण बनता है। दोनों समीरों में से एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था। समीर 2 गरीब था। विविधता का पहलू नहीं है, यह तो असमानता है। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण से कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं है, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोग, धार्मिक समूहों और ख़ास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। अर्थात दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति डिप्राइव्ड क्लास से है, वंचित वर्ग से है और साथ ही वह गरीब है, तो उसे दोहरे भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इसलिए क्योंकि वो ऐसे वर्ग से संबंधित है जिसकी समाज में अहमियत कम है, दूसरा वह गरीब है, तो ऐसे लोगों को दोहरे भेदभाव का सामना करना पड़ता है। भेदभाव का सामना करने पर, अर्थात यदि किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव किया जाता है तो उसको कैसा लगता है, उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, अब इसके बारे में बातचीत की जाएगी। आप चित्र में देख सकते हैं कि कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहे हैं। कुछ लोग आगे की तरफ बैठे हैं जबकि कुछ लोग पीछे की तरफ बैठे हैं और उन्हें काले रंग से दिखाया गया है। काले रंग से दिखाने का कारण ये है कि वो वंचित वर्ग से हैं और उन्हें इतनी दूर बिठाया गया है कि सामान्य विद्यार्थियों से वो अलग दिखाई दे रहे हैं। चलिए जानते हैं क्या लिखा है इसके बारे में। अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी, खेती एवं बुनाई इत्यादि। लेकिन कुछ कामों को दूसरों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व का माना जाता है। इसीलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा और अपवित्र माना जाता है। यदि जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है, जाति व्यवस्था में लोगों के समूहों, दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया, कुचला गया। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबा कर रखा। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के रूप में रखती है, को एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया जिसमें एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे थी। जिन्होंने अपने आप को इस सीढ़ी से में सबसे ऊपर रखा, उन्होंने अपने को ऊंची जाति का और उत्कृष्ट कहा। जिन समूहों को इस सीढ़ी के तले में रखा गया उनको अछूत और अयोग्य कहा गया। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। इन अछूतों को दिए गए कामों के अलावा और कोई काम करने की इजाज़त नहीं थी। उदाहरण के लिए कुछ समूहों को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाज़त थी। उन्हें ऊंची जाति के लोगों के घर में घुसने, गांव के कुएं से पानी लेने और यहाँ तक कि मंदिर में घुसने की भी इजाज़त नहीं थी। उनके बच्चे
दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में बैठ नहीं सकते थे। इस तरह ऊंची जाति के लोगों को जो अधिकार हासिल था उससे उन्होंने तथाकथित अछूतों को वंचित रखा। अर्थात दोस्तों, जाति व्यवस्था के अंतर्गत हम देखते हैं कि समाज को उच्च और निम्न वर्गों में समाहित किया गया था। उच्च वर्ग के लोगों को जीवन जीने के अच्छे तरीके उपलब्ध थे, जबकि निम्न वर्ग को, जिनको निम्न जाति का माना जाता था और जिनको अछूत कहा जाता था, लेकिन बाद में इनके लिए दलित शब्द का इस्तेमाल किया गया, जिसका अर्थ था दबा हुआ या जिन्हें दबाया गया। जो लोग दबाए गए वर्ग के थे उनके लिए बहुत बंधे बनाए काम थे, इससे अलग हटकर वो नहीं कर सकते थे और उनको रोका जाता था कि वो उन सब कार्यों को करने से बचे जो समाज के ऊंचे वर्ग के लोगों के हिस्से रखे गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे की कहानी। रूढ़िबद्ध धारणाओं एवं भेदभाव में क्या अंतर है? आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे कैसा महसूस होता है? अगले प्रश्न पर हम यह देखेंगे कि कैसे भारत की एक मशहूर हस्ती को भेदभाव का सामना करना पड़ा। यह भाग हमें यह समझने में मदद करेगा कि कैसे जाति के तहत बहुत बड़ी संख्या में लोग भेदभाव के शिकार हुए। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा है। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ, जब वे केवल 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र के थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 से 1956 को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था, जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास जमीन नहीं थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाए। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे, उनका अंबेडकर ने नेतृत्व किया। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, न कि कुछ ही लोगों की। कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। बड़ी देर तक हमने इंतजार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए हैं। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुँच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुँचे। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी यह अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे थे। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को यह लगा था कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए। जैसा कि हिंदुओं में होता ही है, स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। उनको एकदम से धक्का लगा, वे भौचक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई है। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना, वे अपने कमरे में वापस चले गए और हमसे वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया था। पिताजी आए नहीं थे और ना ही उनका नौकर, और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी, उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौटकर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं हो तो हम फ़ौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था, हम महार हैं, उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था।
हम दोगुना किराया देने को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ी वालों से मोल भाव तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। दोस्तों, इसका स्रोत जो है, यानी कि इस कहानी को कहाँ से लिया गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीसीज खंड 12, संपादन वसंत मूल, बम्बई शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर के इस अनुभव से पता चलता है कि उनको अपनी ज़िंदगी में कितना भेदभाव का सामना करना पड़ा, और भेदभाव का ये सामना उन्हें इसलिए करना पड़ा क्योंकि वे एक अछूत समझे जाने वाली जाति, महार जाति से संबंधित थे। हालांकि बुद्धिमान थे और संविधान के निर्माणों में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन सिर्फ जाति के आधार पर उनको अपनी ज़िंदगी में अनेक कटु अनुभवों का सामना करना पड़ा। कल्पना करके देखिए कि यह कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने ना दिया जाए। यह कितना अपमानजनक और दुखदायी होगा अगर लोग आपसे दूर दूर रहे, आपको छूने से मना करें और आपको पानी ना पीने दें। यह छोटी सी घटना दिखाती है कि कैसे गाड़ी से एक से दूसरी जगह जाने के साधारण काम की सुविधा भी इन बच्चों के पास नहीं थी, जबकि वे पैसा दे सकते थे। स्टेशन के सभी गाड़ी वालों ने बच्चों को ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने बच्चों के साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया, और ये भेदभाव भरा व्यवहार इसलिए किया गया क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर एक निम्न जाति से संबंधित थे। ये भेदभाव हमें जाति के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को दिखाता है। इस कहानी से यह बिल्कुल साफ होता है कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखता है, बल्कि वह उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता जो दूसरों को मिलता है। अर्थात एक तरफ तो उनको भेदभाव का सामना करना पड़ता है और दूसरी तरफ उन्हें वो आदर और सम्मान भी नहीं मिल पाता जो दूसरे लोगों को मिल पाता है। समानता के लिए संघर्ष, अर्थात समानता को प्राप्त करने के लिए कितना संघर्ष किया गया और कैसे कैसे किया गया। ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था, उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसा कि पहले भी बात हुई है, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिरों में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दरों से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारा समाज में कैसा भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया है। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्से थे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर। इसीलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया है, जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है, और दलित के अलावा कई अन्य समुदाय हैं जिनके साथ भेदभाव किया जाता है। क्या आप भेदभाव के कुछ अन्य उदाहरण सोच सकते हैं? दोस्तों, हमारे देश में आज़ादी से पहले जो विभिन्न आधारों पर भेदभाव किया जाता था, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, लड़की एवं लड़के के आधार पर, उन तमाम तरह के भेदभावों को भारतीय संविधान के द्वारा गैर संवैधानिक घोषित कर दिया गया है, और कानूनी रूप से यदि कोई इनको करता है तो कानून के अंतर्गत उसे दंडित किया जा सकता है। इस तरह के और भी भेदभाव हमारे समाज में होते हैं। उन तरीकों पर चर्चा कीजिए जिनके द्वारा खास ज़रूरतों वाले बच्चों के साथ भेदभाव किया जा सकता है। अर्थात उन्हें बस में ना चढ़ने दिया जाए, स्कूलों में ना पढ़ने दिया जाए, सामान्य बच्चों के साथ ना खेलने दिया जाए, तो ये विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के साथ भेदभाव होगा। इसे कानूनी रूप से ख़त्म कर दिया गया है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई हैं। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर विशेष जिम्मेदारी डाली है कि वह गरीबों और मुख्यधारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलाने के लिए विशेष कदम उठाए। अर्थात आज कोई भी व्यक्ति बिना जाति, धर्म, लिंग आदि के कोई भी पेशा अपना सकता है, उसे रोका नहीं जाएगा। और सरकार के ऊपर भी ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जिन लोगों को पहले नौकरियों से या दूसरा काम धंधा अपनाने से वंचित रखा गया है, उनको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए विशेष प्रयास किए जाए।
दोस्तों, संविधान सभा के सदस्यों का आप चित्र देख सकते हैं, जिसमें उन लोगों को दिखाया गया है जिन्होंने संविधान को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नीचे लिखा है भारत का संविधान लिखने वाली समिति के कुछ सदस्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना, समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण, लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्म को बराबर मानेगी। इसीलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है, इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है, पर यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने। इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत ज़रूरी हैं। दोस्तों, नीचे संविधान की एक प्रति दी गई है, जो संविधान का मुख्य पृष्ठ है। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए विविधता एवं भेदभाव से संबंधित यह अध्याय था। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस अध्याय के प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों का मेल करिए। रूढ़िबद्ध धारणाओं को कैसे चुनौती दी जा सकती है, इस कथन पर चर्चा कीजिए। दोस्तों, इसमें हमारे सामने सवाल में 2 खंड दिए गए हैं, 4 सवाल हैं और 4 अन्य बिंदु हैं जिनका हमें मेल करना है। मैंने अलग अलग नहीं लिखा है, जो जिसका उत्तर है उसके सामने लिखा है, आप पढ़कर उसे समझ सकते हैं। 2 डॉक्टर खाना खाने बैठे थे और उनमें से एक ने मोबाइल पर फ़ोन करके, ये इसका उत्तर है, नीले पेन से जो लिखा है, अपनी बेटी से बात की जो उसी समय स्कूल से लौटी थी। ये इस रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है कि हमें खाना खाते समय बातचीत नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये उदाहरण दिखाता है कि डॉक्टर ने अपनी बच्ची से बात की जो अभी अभी विद्यालय से लौटी है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगला है, जिस बच्चे ने चित्रकला प्रतियोगिता जीती वह मंच पर, उत्तर है इसका, पुरस्कार लेने के लिए एक पहियों वाली कुर्सी पर गया। अर्थात हम ये मानते हैं कि जो विकलांग बच्चे हैं वो मानसिक रूप से भी कमज़ोर होते हैं, और यह कथन इस बात को चुनौती देता है। अगला है, संसार के सबसे तेज धावकों में से एक, इसका उत्तर है दमा का पुराना मरीज था। अर्थात हम ये मानते हैं कि जो दमे से परेशान होते हैं वो तेज धावक नहीं बन सकते, रनर नहीं बन सकते, ये इसको गलत ठहराता है। अंतिम है, वह बहुत अमीर नहीं थी लेकिन इसका उत्तर है एक अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना अंततः पूरा हुआ। अर्थात हम मानते हैं कि कोई व्यक्ति गरीब है तो वो पढ़ नहीं सकता, जो कि गलत है। अगला है, लड़कियां माँ बाप के लिए बोझ है। यह रूढ़िबद्ध धारणा एक लड़की के जीवन को किस तरह प्रभावित करती है, उसके अलग अलग 5 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर दोस्तों हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि यदि लड़कियों को माँ बाप के लिए बोझ माना जाए, यह रूढ़िबद्ध धारणा लड़कियों के जीवन को निम्न प्रकार से प्रभावित करेगी। नंबर 1, माँ बाप लड़की को शिक्षित नहीं करेंगे। नंबर 2, कम उम्र में उसकी शादी कर देंगे। नंबर 3, उनकी ओर अधिक ध्यान नहीं देते। नंबर 4, उन्हें लड़कों की अपेक्षा उपेक्षित रखेंगे। अर्थात लड़कों को तो सुविधाएं देंगे लेकिन लड़कियों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। नंबर 5, लड़कियों को आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिल पाएगा। अर्थात लड़कियों को यदि बोझ समझा जाएगा तो उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाएगा और उन्हें अपनी काबिलियत दिखाने का मौका नहीं मिल पाएगा। अगला सवाल है, भारत का संविधान समानता के बारे में क्या कहता है? आपको यह क्यों लगता है कि सभी लोगों में समानता होनी चाहिए? इसका उत्तर इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि भारत का संविधान सभी भारतीयों को जन्म, लिंग, भाषा, रंग आदि सभी आधारों पर भेदभाव का निषेध करते हुए उन्हें समानता का अधिकार प्रदान करता है। सभी लोगों में समानता का होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जन्म से सभी समान हैं। जीवन जीने तथा प्रगति करने का सबको समान अवसर मिलना चाहिए। दोस्तों, इस सवाल के यदि स्पष्टीकरण की बात करें तो हम कह सकते हैं कि हमारे देश का संविधान विभिन्न प्रकार के आधारों पर जो भेदभाव किया जाता था उन सब का निषेध करता है, और सबका निषेध इसलिए करता है क्योंकि भारत का संविधान सभी नागरिकों को समान मानता है
और जब सभी नागरिकों को समान मानता है तो इसका मतलब है कि सबको समान जीवन जीने का और आगे बढ़ने का समान मौका मिलना चाहिए। अब अगला सवाल है सवाल नंबर 4। कई बार लोग हमारी उपस्थिति में ही पूर्वाग्रहों से भरा आचरण करते हैं। ऐसे में अक्सर हम कोई विरोध करने की स्थिति में नहीं रहते, क्योंकि मुंह पर तुरंत कुछ कहना मुश्किल जान पड़ता है। अपनी कक्षा को 2 समूहों में बांटिए और प्रत्येक समूह इस पर चर्चा करे कि दी गई परिस्थिति में वे क्या करेंगे। पहला केस है, गरीब होने के कारण एक सहपाठी को आपका दोस्त चिढ़ा रहा है। इसका उत्तर हम कैसे लिख सकते हैं? इस सवाल के 2 पक्ष हैं, अर्थात 2 तरीके से इसका उत्तर लिखा जा सकता है। जो समूह चिढ़ा रहा है उसे समझाया जाएगा कि अमीर या गरीब होने से व्यक्ति की प्रतिभा के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि जिस लड़के को चिढ़ाया जा रहा है उसे समझाया जाएगा कि वे बहुत काबिल है और गरीबी उसके आगे बढ़ने के मार्ग में कोई बाधा नहीं डाल सकती। दोस्तों, सवाल नंबर 2 है इसी सवाल का। आप अपने परिवार के साथ टीवी देख रहे हैं और उसमें से कोई टिप्पणी करता है जो किसी खास धार्मिक समुदाय पर पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। इसका जवाब हम इस तरीके से लिखेंगे कि हम परिवार के सदस्य को समझाएंगे कि हर धर्म के अपने रीति रिवाज होते हैं और हमें उनका सम्मान करना चाहिए तथा भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जो सभी धर्मों को समान महत्व देता है। इसी का तीसरा सवाल है, आपकी कक्षा के बच्चे एक लड़की के साथ मिलकर खाना खाने से इनकार कर देते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि यह गंदी है। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि हम अपने दोस्तों को समझाएंगे कि हमें किसी व्यक्ति के भौतिक स्वरूप के आधार पर उसे नहीं आंकना चाहिए और हम दोस्तों को उस लड़की के साथ मिलकर खाना खाने के लिए कहेंगे और स्वयं भी खाएंगे। अगला है दोस्तों, किसी समुदाय के खास उच्चारण का मजाक उड़ाते हुए कोई आपको चुटकुला सुनाता है। हम इसका जवाब इस तरीके से लिख सकते हैं कि हम उस व्यक्ति से कहेंगे कि हमें किसी भी समुदाय के बारे में ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे उसकी भावना आहत होती हो, क्योंकि भारत का संविधान सभी भारतीयों को समान मानता है। और दोस्तों, अंतिम सवाल है, लड़के लड़कियों पर टिप्पणी कर रहे हैं कि लड़कियों उनकी तरह नहीं खेल सकती। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि हम लड़कों को समझाएंगे कि लड़की की खिलाड़ी के रूप में लड़कियां किसी भी तरह लड़कों से कम नहीं है और लड़कियों को हम प्रोत्साहित करेंगे कि लड़कियां लड़कों को खेल में हराकर उनका भ्रम तोड़ दें। तो दोस्तों, कक्षा 6 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो थी जिसमें हमने बात की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक के दूसरे अध्याय विविधता एवं भेदभाव के बारे में। हमने जाना कि भेदभाव का मतलब क्या है और किस तरीके से ये समाज को प्रभावित करता है, और साथ ही हमने प्रश्न उत्तरों को भी देखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।